अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे साबिक नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हस्बे साबिक, मैंने कहा हस्बे साबिक अब तो ज़ाहिर हैं रूहे रवां हैं इस शो के, और हम यहाँ फ़र्क ये आने जा रहा है कि हम रोज़ाना की तरह गुलशन का कारोबार जैसे चलता है, हालात हाजरा रोज़ाना आते हैं, वो नहीं करेंगे, वो हम आज नहीं करेंगे। क्योंकि वो बकौल आपके ग्रेट पब्लिक डिमांड, वो बकौल आपके इसलिए कि हम रोज़ाना आपके सामने सवाल रखते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स की भरमार की वजह से लोग इग्नोर हो जाते हैं, और ये हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जो लॉयल व्यूवर्स हैं, आपके ऑडियंस है लॉयल आपसे, जो आपसे जानना चाहते हैं आपका नुक्ता नज़र, वो किसी भी तरह से हमसे खफा हों। तो इसीलिए आज का शो हम डेडिकेट कर रहे हैं उनके नाम जो आपको देखते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, जो उनके जहनों में सवाल उमड़ते हैं। आज का सारा शो जो है वो मौकूफ़ होगा, वक्फ होगा सेठी साहब की ऑडियंस के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने सवालात भेजे। सबसे पहले हम आपकी इजाज़त से शामिल करें। कर दो शुरू, मगर कुछ आइडिया तो होना चाहिए था मुझे, क्या किस किस्म के सवाल हैं। आपने तो बिल्कुल सरप्राइज ही कर दिया। बस आइडियाज़ की नुमाइश में भी बहुत से सरप्राइज होते हैं, तो आज इसमें भी ऐसे ही हो जाए। आज फिर चौके छक्के लगेंगे आज। हाँ, तो इसमें ही मज़ा है, चौके छक्कों में ही। चलो, गैर मामूली शो है, गैर मामूली सवालात हैं आज की शाम, बल्कि आज की रात जो है वो व्यूअर। सबसे पहले जैद साहब लाहौर से क्या जानना चाहते हैं? पाकिस्तानी अवाम जो है अमेरिका से इतनी नफ़रत क्यों करती है? देखा जाए माजी में कोई भी सियासी तब्दीली रूनुमा होती थी तो कहा जाता था अवाम की जानिब से जो करा रहे अमेरिका करा रहा। उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, उनकी हुकूमत हटाई जाती है तो एक कागज़ का टुकड़ा लहराया जाता है बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से, और कहा जाता है कि जो करा रहे अमेरिका करा रहे। उससे नफ़रत बढ़ी और मज़ीद बढ़ती जा रही है। ये ऐसा क्यों है? हम हर चीज़ का जो मुद्दा है वो अमेरिका पे क्यों डालते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, मगर मेरा ख़्याल है आपकी याददाश्त जो है वो पिछले सिर्फ 4, 5 या 10 साल तक जा रही है। तो मेरा ख़्याल है ये इस वक्त एक तारीख़ का एक दौरा करना चाहिए। फिर से आके समझ आएगी कि ये कैसे हुआ कि एक अवाम, एक कौम, एक मुल्क जो कि फ़िदा था अमेरिका के ऊपर, उसका एलाय था, मोस्ट फेवर्ड एलाय एक ज़माने में, वो कैसे एंटी अमेरिका हुआ, फ्रॉम बीइंग वेरी प्रो अमेरिका टू बीइंग वेरी एंटी अमेरिका। अब इस पर तो किताबें लिखी गई हैं। सिर्फ ये नहीं कि वाई डू पाकिस्तानीज़ हेट अमेरिका, मगर वाई डज़ द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड इन जनरल हेट अमेरिका। एक पूरी किताब है उसके ऊपर, इट्स कॉल्ड वाई डू दे हेट अस, वाई डू दे हेट यूएस। बहरहाल, बट पाकिस्तान का जो केस है बड़ा स्पेसिफ़िक है और इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके ऊपर अगर मुझे टाइम होता तो मैं आपको पूरे 1 घंटे का लेक्चर देता है इसके ऊपर, क्योंकि इसके बड़े साइन पोस्ट्स हैं। कैसे शुरू में क्या हुआ, फिर कैसे तब्दीली आई, क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी एंटी अमेरिकन होते गए आहिस्ता आहिस्ता, और क्या किस स्टेज पे आके वो बिल्कुल ही टोटली एंटी अमेरिका हो गए, और कोई यहाँ इस मुल्क में पब्लिक में तो कोई खड़ा हो के प्रो अमेरिकन बात नहीं कर सकता। चलिए फिर मैं आप शुरू करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान जब नया नया आज़ाद हुआ, अब कहानी है, मैं कोशिश करूँगा बड़ी जल्दी इसको, 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे, मगर एक तालीम का भी ये एक दौरा है, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त जो देख रहे हैं वो शायद उनकी उम्रें जो हैं वो 20, 25, 30, 35 साल है, और मैं शुरू करूँगा 1947 से कि क्या हुआ और कैसे हुआ और उसके बाद तब्दीली कैसे आई। तो 1947 में ये बहुत प्रो अमेरिकन मुल्क था, क्योंकि पाकिस्तान के उस वक़्त के हुक्मरान तबका ने ये फ़ैसला किया कि हम अमेरिकन कैंप में जाएंगे, रशियन कैंप में नहीं जाएंगे। उस वक़्त 2 कैंप्स थे, चाइना वाला कैंप नहीं था, सिर्फ एक रशियन कैंप था या सोवियत यूनियन, और एक अमेरिकन। कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं कि अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के ख़िलाफ़ शुरू हो चुके थे, बिहाइंड द सीन्स कार्रवाई करना और अलायंसेस बिल्ड कर रहे थे। तो अमेरिका ने उस वक़्त ईरान, पाकिस्तान, टर्की, इन सब को घेर लिया कि आप हमारे अलायंस में खड़े हों, क्योंकि ये कंट्रीज़ वो थी जो कि रशिया के बॉर्डरलैंड्स के ऊपर थी, और अमेरिका की ये कोशिश किसी तरीके के साथ रशियन बॉर्डरलैंड्स जो हैं या सोवियत यूनियन के बॉर्डरलैंड्स को घेरा किया जाए या घेराव किया जाए और वहाँ से सबवर्जन की जाए। और ऊपर से कोल्ड वॉर भी थी, पूरी एक ह्यूमन राइट्स की कैंपेन थी कि कम्युनिज़म बड़ी बुरी चीज़ है, वहाँ इंसानी हकूक़ नहीं है, और बहुत सारे इदारे बनाए गए अमेरिका में फंडेड बाय कांग्रेस
कि ह्यूमन राइट्स को एक ग्लोबल इशू बनाया जाए और टारगेट किया जाए सोवियत यूनियन को कि यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो ये एक पूरा जो ह्यूमन राइट्स का जो एजेंडा है ये पोस्ट कोल्ड वॉर एजेंडा है और इसके अंदर अमेरिका का और अमेरिकन कांग्रेस का ऑफिशियल हाथ है कि ये एक पॉलिसी के तहत ये बनाया गया। चले, मगर वो अलग बात है। आइए पाकिस्तान में लियाकत अली ख़ान साहब आपके प्राइम मिनिस्टर थे और लियाकत अली ख़ान साहब ने अपने जहन में ये सोचा कि हमें शायद ना चाहिए, ये बहुत बड़ी जंग है दो एक बहुत बड़े मुल्कों की, बोथ न्यूक्लियर आर्म्ड, और इस वक्त हमें किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम न्यूट्रल रहें। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं सोवियत यूनियन का एक दौरा करता हूँ और उसके बाद मैं अमेरिका का दौरा करता हूँ। मगर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने रशिया का दौरा मुलतवी कर दिया और फ़ैसला ये किया कि पहले मैं अमेरिका जाऊँगा। हालांकि पहले फ़ैसला ये हुआ था कि वो रूस जाएंगे। तो खैर वो ब्यूरोक्रेसी जो उस वक़्त की थी वेस्टर्न एजुकेटेड, उन्होंने कहा कि नहीं, आप अमेरिका जाएं। तो खैर ये फिर अमेरिका गए और जो वहाँ जो बातें हुई वो एक किताब है और उसको अगर आपको मिल जाए किसी वक्त तो पढ़ लीजिएगा। वो पूरी तारीख़ है ऑफ द अमेरिकन रोल इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टिल 1958। वो बड़े फॉर्मेटिव ईयर्स थे कि किस तरीके से पाकिस्तान हुकूमत को परसुएड किया गया कि आप अमेरिकन कैंप में जाएं और आप रशियन कैंप में ना जाएं। और जैसे ही आप अमेरिकन कैंप में गए तो अमेरिका ने आपको बहुत सी इमदाद देनी शुरू कर दी और आपकी फ़ौज को उसके जो सारे हथियार थे उसको रिप्लेनिश करना शुरू कर दिया, उनको रीआर्म करना शुरू कर दिया। और क्योंकि भूलिएगा मत कि अभी हाल ही में कश्मीर के ऊपर जंग छिड़ चुकी थी और पाकिस्तान की फ़ौज को हथियार की भी ज़रूरत थी, क्योंकि जब पार्टीशन हुई तो इंडिया ने बहुत सी चीज़ें जो हमारे हक़ में आती थी वो नहीं दी। तो हमें सख्त ज़रूरत थी हमारी फ़ौज को फॉर वेपन्स एंड मॉडर्न वेपन्स, स्पेशली टैंक्स। तो अमेरिका वाज द ओनली कंट्री रेडी टू डू दैट एंड इन रिटर्न वो चाहते थे कि आप उन्होंने कुछ नए डिफेंस पैक्ट्स बनाए थे और आपको उसके अंदर उससे सिग्नेचर लेके कि आप हमारे डिफेंस पैक्ट्स का हिस्सा होंगे अगेंस्ट कम्युनिज़म। और जो आपको हथियार भी दिए वो उसके साथ कंडीशन ये अटैच की कि ये हथियार कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, अमेरिका या अमेरिकन एलाइज़ के ख़िलाफ़ कभी नहीं इस्तेमाल हो सकते। और ये सिर्फ सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ या कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ इन हथियार को दिया जा रहा है ताकि आप अपने आप को कम्युनिज़म से महफूज रखें। तो ये दिस वाज इट। तो उसमें अगले 5-6 साल में सेंट्रल डिफेंस पैक्ट, सीटो, बगदाद पैक्ट, ये सारे 3-4 इस किस्म के डिफेंस पैक्ट्स बने जिसके अंदर अमेरिका ने मुख्तलिफ लोगों को घेरा और साइन किए कॉन्ट्रैक्ट्स और उनको इमदाद देनी शुरू की। तो पहले दिन से यू बिकेम डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। उस ज़माने में वीट के बड़ी शॉर्टेजेस होती थी, पाकिस्तान नया नया आया था, नया नया मुल्क बना था। तो PL 480 पब्लिक फंड्स में से अमेरिका आपको गंदम प्रोवाइड करता था, बड़े बड़े कंटेनर्स शिप्स आती थी और आपको गंदम सप्लाई करती थी ताकि यहाँ किसी किस्म की फैमिन ना हो और किसी किस्म की फूड शॉर्टेजेस ना हो। तो मुझे याद है कि एज़ वी वर ग्रोइंग अप इन द 50s तो वहाँ हर जगह पे अमेरिका के झंडा और पाकिस्तान का झंडा और एक ऐसा झंडा बना दिया गया था, अंदर वो USAID का झंडा था, उसके ऊपर लिखा होता था USAID। तो सब जगह पे USAID का चर्चा था। और सारा पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो कि पढ़ रहे थे स्कूलों में, उनको एक ही बात बताई जाती थी कि अमेरिका इज़ आवर फ्रेंड और वी नीड दिस फ्रेंड अगेंस्ट इंडिया। एंड चाइना का कोई जिक्र नहीं था उस ज़माने में। चाइना के अपने बड़े इश्यूज़ थे, अभी तो वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ था, इनकलाब हुआ था और अभी वो इनकलाबी दौर में था। दे वर इन नो पोजीशन टू हेल्प एनीवन। तो अमेरिका वाज योर फ्रेंड और हर शख्स यहाँ प्रो अमेरिका था और हर जगह पे अमेरिकन डिप्लोमेट्स और अमेरिकन एड, उनकी व्हीकल्स, सब कुछ इट वाज पाकिस्तान वाज वेरी प्रो अमेरिका। तो नौजवान तबका भी बड़ा प्रो अमेरिका था, हमारा दोस्त है अमेरिका, रूस बड़ा ख़राब है, वहाँ तो कम्युनिज़म है, कम्युनिज़म तो लादीनियत होती है, हम तो मुसलमान हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारा प्रोपेगेंडा चलता था और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी पाकिस्तान की उसको बैन कर दिया था, अमेरिका ने कहा था इसको बैन करें।
तो कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया, लेफ्टिस्ट को जेलों में डालना शुरू हो गया। और उसके बाद एक कू हो गया यहाँ 1958 में, जनरल अयूब खान ने कू किया। और जनरल अयूब खान की किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, मतलब है कि हम आपके दोस्त हैं, हमारा ग़ुलाम और मास्टर का रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। मगर उस वक्त भी खटक हो रही थी कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ही मास्टर बनते जा रहे हैं। तो अयूब खान साहब ने अमेरिका का दौरा किया और बहुत ज़बरदस्त उनको रिसेप्शन मिली, कांग्रेस में भी, हर जगह पे भी। उस वक़्त ना ये कोई ख़ास कॉन्स्टिट्यूशन थी, ना कोई अदालतें थी, ना कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, कोई सिविल सोसाइटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो so that was the pro-America decade, and that continued into the 1960s. अयूब खान की डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिस्ट्स आए, उन्होंने पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान्स बनाए, और सारी जो डेवलपमेंट हुई इन पाकिस्तान वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट थे, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके वो डेवलपमेंट हुई, और काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुई। बहुत पैसा आ रहा था अमेरिका से, कोई ख़ास टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही थी, पैसा बाहर से आ रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, और सारी मशीनरी जो थी, सब कुछ जो था वो अमेरिका से इंपोर्ट हो रहा था। आपको अमेरिकन मशीनरी के ऊपर डिपेंडेंसी आपको बना दी गई, उधर आपके हथियारों के ऊपर आप यू बिकेम डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। और आप मज़े ले रहे थे, आपकी रूलिंग क्लास मज़े ले रही थी। ब्यूरोक्रेट्स और फ़ौजी ये लंदन और यूके और अमेरिका जाते थे अपनी ट्रेनिंग के लिए, और ठीक ठाक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे। और जाहिर है फिर जब वापस आते थे, दे वर ऑल वेरी प्रो अमेरिका या प्रो वेस्ट। तो ये 1960s तक चला। मगर 1960s में फिर एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुई, क्योंकि इसके दौरान स्टूडेंट्स जो थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो रेडिकलाइज होना शुरू हो गए। और रेडिकलाइजेशन 1950s में शुरू इस तरीके से हुई कि बरतानिया ने सुएज़ कनाल इजिप्ट में सीज़ कर ली, जो कि इजिप्शियन प्रॉपर्टी थी। तो इजिप्ट का जो उस वक्त का लीडर था वो कर्नल नासर, तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, और उन्होंने सुएज़ कनाल सीज़ कर ली। वो बरतानिया के कंट्रोल में थी, तो इजिप्शियन फोर्सेस टुक ओवर द सुएज़ कनाल, और जिसके वजह से अमेरिका और बरतानिया ये सारे जो थे ये बिकेम एंटी नासर। एंड यहाँ नासर के सपोर्ट के अंदर स्टूडेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेशंस करनी शुरू कर दी। उन डेमोन्स्ट्रेशंस के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज और इस किस्म के इदारे, यहाँ के इस्लामिया कॉलेज, दे वर इन द लीड ऑफ दोज डेमोन्स्ट्रेशंस। इस्लामाबाद तो उस वक्त अभी बना भी नहीं था, और बन रहा था, अभी नया नया ट्रांसफ़र हो रही थी, कराची कैपिटल था तो ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए। वो फिर पिंडी तक पहुंच गए, क्योंकि इस्लामाबाद था नहीं, पिंडी में था सारा कुछ। तो इवेंचुअली अयूब खान के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा उन स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशंस की वजह से, और कराची में भी हुआ। तो अयूब खान हैड टू रिज़ाइन, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया टू याया खान, और याया खान ने फिर वो इलेक्शन करवाए 1970 के, जिसके साथ फिर आपको पता उसका नतीजा क्या निकला। मगर जो पॉइंट मैं बनाना चाह रहा था ये कि वो जो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट थी, ये जो हार्वर्ड वालों ने जो आपको ट्रेनिंग दी थी, आपके प्लानिंग कमीशन के लोगों को, जिन लोगों ने फिर, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उसमें बड़ी अनइवन डेवलपमेंट थी। अमीर बहुत अमीर हो गए, गरीब गरीब ही रहे। और सड़कों पे आप जाते थे तो बिल्डिंग्स आ रही थी, फैक्ट्रीज लग रही थी, मगर गरीबों का हाल बेहतर नहीं हो रहा था, और उधर अमीर अमीर होते जा रहे थे। तो फिर एक नया मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे वो कहते हैं अगेंस्ट द 22 फैमिलीज़। उस वक़्त ये बात बनी कि इस पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है उसमें 22 फैमिलीज़। वो जो उस वक़्त के एक चीफ़ इकोनॉमिस्ट थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, जिनका नाम था डॉक्टर महबूबुल हक, वो प्लानिंग कमीशन के हेड थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो बड़ी अनइवन डेवलपमेंट है, और इसके अंदर तो 22 फैमिलीज़ जो है वो सब कुछ खा पी गई हैं, तो इसका तो फ्रूट्स जो है वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुए। एक पहलू। दूसरा पहलू एक और भी था, वो ये पहलू था कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एक सोच पैदा होनी शुरू हो गई कि वेस्ट पाकिस्तान खा गया सब कुछ, और सारा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो होती थी उस वक्त वो जूट से होती थी, जो ईस्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, वो सारी की सारी अर्निंग्स वेस्ट पाकिस्तान में आ जाती थी। डेवलपमेंट सारी वेस्ट पाकिस्तान में हो रही थी, ईस्ट पाकिस्तान में हो नहीं रही थी। तो वहाँ एक सेंटिमेंट, एक इमोशन, एक नेशनलिज्म उभरनी शुरू हुई कि एक ये कि ये फ़ौजी हुक्मरान ये ठीक नहीं है और जमहूरियत होनी चाहिए, और दूसरा ये
कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्स हो रहा है फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू वेस्ट पाकिस्तान, दिस इज़ नॉट गुड। और अयूब खान आपको याद होना चाहिए, या मैं याद दिला देता हूँ कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन 1956 की थी वो फेडरल थी, जिसके अंदर 4 प्रोविंसेस पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान थी। अयूब खान ने 2 यूनिट्स बन दिए, सारा वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ख़त्म कर दी और उधर एक अलग यूनिट रखा, जिसकी वजह से फिर वो वेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ईस्ट पाकिस्तान का मसला बना और अलहदगी की वहाँ सेंटिमेंट और सोच शुरू हुई, और उसकी वजह से फिर आपका आर्मी एक्शन हुआ वहाँ, और वहाँ अलहदगी की एक तारीख। तो अयूब खान वॉज द हाइट ऑफ प्रो अमेरिकनिज़म इन पाकिस्तान, एंड उसके नताइज ये थे कि 22 फैमिली रूल और साथ साथ ये कि ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी, मगर आपकी डिपेंडेंस ऑन अमेरिका कंप्लीट हो चुकी थी उस वक्त। हाइट पे पहुंच गए, यानी तारीख में कहाँ क्लाइमेक्स पे पहुंचे पाक अमेरिका ताल्लुकात, और उसका पस मंज़र क्या था ने भी जाना, लेकिन उसके बाद ज़वाल पजीर क्यों हुए? अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा किस नज़र से देखा, किस तरह इस्तेमाल किया, इसकी तारीख क्या है? अभी बहुत कुछ बाकी है, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सिर साहब, आप सदर अयूब खान के दौर की बात कर रहे थे कि सुपर्ब रहा, उस दौर की मिसालें इमरान खान साहब तो आज भी देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पाक अमेरिका ताल्लुकात को कि हमें धोखेबाज करार दिया गया बाद में? जी हाँ, फिर ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, अलहदगी हो गई, बांग्लादेश बन गया। उस वक्त तवक्को ये था कि अमेरिका हमारी मदद के लिए आएगा, कि ये जो इंडियन इंटरवेंशन जो हुई, तवक्को ये थी कि अमेरिका विल सेव अस, बहरी बेड़ा आएगा कोई। तो उन्होंने अपना बहरी बेड़ा भेज दिया बे ऑफ बंगाल में, वो जाके वहाँ खड़ा हो गया। उन्होंने किया कुछ नहीं आपके लिए, कोई जहाज़ नहीं उड़े वहाँ से आपको हेल्प करने के लिए, कोई उन्होंने आपको हथियार नहीं दिए उस वक्त, उन्होंने सब कुछ रोक ही दिया, सिर्फ एक जेस्चर कर दिया कि हमने जहाज़ भेज दिया वहाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडियंस बेसिकली टुक ओवर बांग्लादेश एंड वी वर डिफीटेड बिकॉज वहाँ की आवाम हमारे ख़िलाफ़ हो चुकी थी। फिर ये हुआ कि भुट्टो साहब आ गए यहाँ पाकिस्तान में। अब भुट्टो साहब कहते थे कि मैं सोशलिस्ट हूँ, तो सबसे पहला रेड फ्लैग तो अमेरिका को भुट्टो नज़र आया कि ये सोशलिस्ट आ गया यार, ये क्या हुआ? हम तो कैपिटलिस्ट चाहते थे, हम सरमायादारी चाहते हैं वहाँ, ये सोशलिज्म का नारा मार रहा है, ये ना हो कि ये प्रो रशिया हो जाए ये। तो उन्होंने बड़ी कड़ी नज़र से भुट्टो को देखना शुरू कर दिया। भुट्टो साहब ने आते साथ नेशनलाइजेशन शुरू कर दी, प्राइवेट सेक्टर का खात्मा करना शुरू कर दिया, ज़मीनें सीज़ कर लीं, और तो इसके साथ तो रेड फ्लैग्स बनने शुरू हो गए कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। मगर सबसे बड़ी बात ये हुई कि 1974 में भुट्टो साहब ने सोचा कि यार 3 कैंप बने हुए हैं यहाँ, एक है प्रो अमेरिकन कैंप, एक है प्रो रशिया कैंप, हम अमेरिकन कैंप में हैं, और अब एक तीसरा कैंप बन गया है, वो नेहरू और सुकार्नो ने और टीटो ने। टीटो यूगोस्लाविया का रूलर था, सुकार्नो इंडोनेशिया का था, नेहरू का था, और चाइना। इन चारों ने मिलकर एक नॉन अलाइन मूवमेंट लॉन्च कर दिया कि हम किसी कैंप में नहीं हैं। तो हमारा तो जी चाहा भुट्टो का कि हम इस कैंप में जाएं, मगर इंडिया नहीं चाहता था कि आप उस कैंप में आएँ, और आप अमेरिका के बड़े क्लोज थे उस वक्त भी ये सारे सेंटो सीटो शीटो इनमें से चीज़ें चल रही थी, नेटो भी आने वाला था। तो भुट्टो साहब ने सोचा लो जी मैं एक चौथा कैंप बनाता हूँ। हो कौन सा? कहा जी मैं इस्लामिक कैंप बनाता हूँ। और वो कैसे? कहा जी सारा मुल्क जो इस्लामिक है, इस वक्त 1974 में पहली दफ़ा तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई और ऑयल बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी। और ऑयल जो था उस वक्त ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में था, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑयल की वजह से वेल्थ आनी शुरू हो गई वहाँ। भुट्टो साहब ने 2-3 चीज़ें की। पहले तो उन्होंने ये कहा कि पासपोर्ट्स हर पाकिस्तानी को मिलना चाहिए। उससे पहले पासपोर्ट लेने के लिए 2 साल इंतज़ार करनी पड़ती थी। भुट्टो साहब ने पासपोर्ट खोल दिए और कहा जाओ जाके मिडल ईस्ट में जाके काम करो। उनका ख्याल था हमारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा इन द मिडल ईस्ट वे द ऑयल इज़, एंड वहाँ से पैसे भी आएंगे पाकिस्तान, हमारे वर्कर्स जाएंगे और वहाँ भी डिपेंडेंस हो जाएगी पाकिस्तानी वर्कर्स के ऊपर, आई.ई. और पाकिस्तान। इट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। पाकिस्तान से लोग पासपोर्ट्स लेके मजदूरी करने के लिए सारे मिडल ईस्ट में पहुँच गए। तो एक तो ये हुआ, मगर साथ साथ उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि हमारा एक फुटप्रिंट आ गया है मिडल ईस्ट में, नाउ वी शुड सेट अप अ मुस्लिम ब्लॉक, और वो मुस्लिम ब्लॉक की लीडरशिप पाकिस्तान के पास होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कोई मुश्किल काम था बिकॉज पैसा तो सारा सऊदी अरेबिया के पास था।
लीडर भी तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का सऊदी अरेबिया था। हालांकि वहाँ भी सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट थी, मगर फिर भी। तो भुट्टो साहब ने कहा कि अब एक ही तरीका है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बना लूँ। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा देन वी विल बी द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम ब्लॉक, बिकॉज और कोई मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता मुस्लिम ममालिक में से। तो भुट्टो साहब लॉन्च द न्यूक्लियर प्रोग्राम, और AQ कादिर साहब को हॉलैंड से बुलाया और कहा शुरू कर जो सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी, यूज़ द यूरेनियम रूट नॉट द प्लूटोनियम रूट। इन द मीन वाइल इंडिया ने प्लूटोनियम रूट करके अपना एक स्माइलिंग बुद्धा का एक टेस्ट भी कर दिया था, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो उसके सहारा लेते हुए भुट्टो साहब ने कहा हमारा भी पीसफुल डेवलपमेंट है प्रोग्राम, और इन्होंने शुरू कर दिया। अब जैसे शुरू किया तो अमेरिका तो पागल हो गया, उन्होंने कहा यार मुसलमानों के पास न्यूक्लियर वेपन, ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये भुट्टो तो बड़ा गलत आदमी है, सोशलिस्ट भी है, ऊपर से न्यूक्लियर वेपन ये बना रहे हैं पाकिस्तानी, कल को ये एक्सपोर्ट कर देंगे, कल को ये इसराइल के ऊपर न गिरा दें, कल को ये तो पागल लोग हैं। तो ये भुट्टो को तो फारग करना है, इसको तो नहीं रखना, और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलने नहीं देना, जैसे आज वो ईरान के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा। उस वक्त लेट मिड 70s में उन्होंने ये फैसला किया भुट्टो साहब ने कि हम प्रोग्राम शुरू करना है और कहूटा में, और उधर से अमेरिका ने फैसला किया कि ऐसी दोनों नहीं करन देंगे, एंड धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि एड कट ऑफ कर देंगे, और न्यूक्लियर पार्ट्स अगर आप कहीं से लेंगे तो वो भी कट ऑफ कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सिलसिला जारी था, और अगली इलेक्शन पहुंच गई। भुट्टो साहब ने 1974 में इस्लामिक समिट कर दी लाहौर शहर में, आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ गद्दाफ़ी साहब आए, गद्दाफ़ी स्टेडियम को लिए पैसे दिए, गद्दाफ़ी स्टेडियम बन गया क्रिकेट का। शुरू में फंडिंग गद्दाफ़ी साहब की तरफ से भी आई फॉर आर न्यूक्लियर प्रोग्राम, खुफिया तौर पे। बहरहाल अमेरिकन CIA बड़ी एक्टिव थी, तो उन्होंने देख लिया कि ये तो अब काम नहीं रुकता, इसको और कोई तरीका है, भुट्टो की छुट्टी करानी चाहिए। मौका मिल गया उनको जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन अनाउंस की, और गलती ये की कि थोड़ी सी रिगिंग कर ली, कि उन्होंने सोचा था कि 2/3 होनी चाहिए मेरे पास। 5 साल तो वो गुजर चुके थे, मगर उन्होंने सोचा कि 5 साल और लेने हैं तो 2/3 होनी चाहिए, बस उसमें रिगिंग कर ली। अमेरिका ने फंडिंग कर दी 2-3 सियासी जमातों की, अब मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, नाराज़ हो जाएंगे मेरे साथ, तो इसलिए आप मेहरबानी करके, वो मजहबी जमातें थी और सेंट्रिस्ट जमातें थी, उनको खिलाया पिलाया, उनके साथ तल्लुकात थे उनके, और उन्होंने एक मूवमेंट भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिया। और फिर उन्हीं के जो क्लोज थे जनरल ज़ियाउल हक, जिसको भुट्टो साहब ने आर्मी चीफ बनाया था, उन्होंने कू कर दिया, और कू करके भुट्टो साहब को अरेस्ट करके रेजीम टॉपल कर दी, मार्शल लॉ लगा दिया, और फिर भुट्टो साहब को एक्सिक्यूट कर दिया। और उसका सहारा सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस थे, जिनका सहारा लेके उन्होंने भुट्टो साहब को सज़ाए मौत दिलवा दी और उनको फांसी चढ़ा दिया। दैट वाज द बिगिनिंग नाउ ऑफ अ न्यू ईरा। अमेरिका का अब इंटरेस्ट पाकिस्तान में पूरा हो गया, उन्होंने कहा जी भुट्टो फारग हो गया, मगर अब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा। मगर ज़ियाउल हक भी तो बड़ा चालाक था, उसने सोचा ये कैसे हो सकता है, ठीक है भुट्टो ने गलतियाँ की हैं, मगर मैं बम नहीं बनाऊंगा, मैं बम बनाने के करीब आ जाऊंगा, बम बनाऊंगा नहीं, बम को टेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक टेस्ट ना करे तो बम नहीं है। तैयारी कर लूँगा पूरी, मगर टेस्ट नहीं करूँगा, टेस्ट किया नहीं तो ये अमेरिका मेरे गले पड़ जाएगा। तो प्रोग्राम को जारी रखना चाहिए, मगर ये कि अमेरिका को कहें हमने नहीं टेस्ट करना, और हम साइन कर देते हैं इंटरनेशनल ट्रीटी कि हम टेस्टिंग नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर इंडिया ने कुछ किया तो फिर हमारा हक बनता है, मगर खुद नहीं करेंगे। तो ये कह के ज़ियाउल हक साहब अभी अपने पाँव जमा ही रहे थे, तो एक नई डेवलपमेंट हो गई, जिसकी वजह से जो अमेरिका जो आपसे दूर होता जा रहा था, अमेरिका फिर पाकिस्तान वापस आ गया। और वो ये थी कि सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान इन्वेड कर लिया और वहाँ अपनी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी 1979 में, 78 में। और 79 में जब वो रेजीम जो थी ख़तरे में थी इंटरनली, तो रशिया ने अपनी फ़ौज भेज दी अफ़गानिस्तान और अपनी गवर्नमेंट वहाँ, कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट वहाँ इंस्टॉल कर दी। इधर से अमेरिका पहुँच गया पाकिस्तान, और कि इसको नहीं हमने रहने देना अफ़गानिस्तान में, तो आप बताएं क्या कर सकते हैं। तो ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि बहुत कुछ कर सकते हैं हम उनके ख़िलाफ़ जिहाद कर सकते हैं, मगर हमें पैसे चाहिए और हथियार चाहिए। तो अमेरिका ने कहा डन। तो ये जो नई जो मुजाहिदीन और नई जिहाद जो है, ये पहली दफ़ा
लंदन इकोनॉमिस्ट में एक मजमून आया कि ये जिहाद तो हम सुनते थे कि इस्लाम के अंदर तालीम और उस किस्म की बात है जिहाद, ये जिहाद जो है फ़ौजी जिहाद, ये तो अब नई एक डायमेंशन ज़ियाउल हक ने ये शुरू किया और अमेरिका प्रो जिहाद हो गया। जिहाद 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 अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, अगेंस्ट द एथियस्ट्स, अगेंस्ट द गॉडलेस रेजिम। तो यहाँ से लोगों को ट्रेन करके पाकिस्तानियों ने मजहबी जमातों से लोग लेके ट्रेन करके और अफ़गानिस्तान में भेजा और उन्होंने अमेरिकन हेल्प के साथ और पैसे के साथ और मुजाहिदीन के साथ दे डिफीटेड द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन भाग गया, बहुत से कैजुअल्टीज़ हुई, वो वापस चले गए अपनी फ़ौजें लेके। पाकिस्तान वाज वेरी हैप्पी। अब अमेरिका का काम पाकिस्तान में ख़त्म हो गया था, क्योंकि अमेरिका ने सोचा कि अब हमने पाकिस्तान को आखिरी निचोड़ लिया है, अब वहाँ से रूस भी चला गया है, तो अब हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने इंडिया की तरफ जाना है, क्योंकि अब चाइना बढ़ रहा है और हमने अब इंडिया की तरफ जाना है और इंडिया को चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा करना है। तो इसलिए फिर ये फ़ैसला किया अमेरिका ने कि पाकिस्तान से पुल आउट करना है, बहुत हो गया है, हमने अपना काम कर लिया। तो फिर जब ज़ियाउल हक को उन्होंने समझाया कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दो, वो नहीं हुआ, प्रोग्राम चल रहा था। फिर आपने देख ही लिया कि ज़िया साहब का जहाज़ क्रैश कर गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद सारी मिलिट्री रेजीम अनरेवल हो गई, इलेक्शंस कॉल हो गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर बन गई और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ अमन की बात करेंगे और नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अब जंग शंग नहीं होगी। तो उधर राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे ये बातचीत शुरू की हमारी हुकूमत ने और उनकी जमहूरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो यहाँ की ने सोचा ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो आज हम इंडिया के साथ ये सुलह करने जा रही है, कल को ये कहेगी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद करो, अब हमें क्या ज़रूरत है, हमने तो सुलह कर ली है। तो ये फिर फैसला हुआ कि इनकी छुट्टी करानी है। तो अकॉर्डिंगली फिर कुछ सियासी जमातों के साथ मिल के तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की छुट्टी करा दी गई और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का साथ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर था प्रेसिडेंट गुलाम इसाक का डिसमिसिंग द भुट्टो गवर्नमेंट, उसको अपहोल्ड कर दिया। बेगम भुट्टो साहिबा गायब हो गई, नवाज शरीफ साहब स्टेज पे आ गए। आप समझें कि आपने बाद में ये सारी चीज़ें देखी हैं कि एक को निकाला जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, पहला आ जाता है, एंड सो ऑन। आप देखें और है। तो ये शुरू हो गया ये काम। तो अब अमेरिका ने आके बेनज़ीर हुकूमत को कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। बेनज़ीर ने कहा मैं नहीं कर सकती। एस्टैब्लिशमेंट ने बेनज़ीर को कहा कि इसको अब चलने चाहिए और इसको पीछे नहीं हटना हमने। अमेरिका ने कहा अच्छा, अमेरिका ने आके कहा कि अच्छा ऐसे है कि हम आपका सारा कुछ अब सैंक्शन करने लगे हैं आपको। और 1990 में अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान के ऊपर। नो एड, नो मिलिट्री स्पेयर, सारे आपके हथियार फौजी मिलिट्री के थे, सारे स्पेयर पार्ट्स वहाँ से आते थे, सब रोक दिया। और नए अमेंडमेंट्स आने शुरू हो गए, ग्लेन अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट, कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगने शुरू हो गए और सारी एड बंद हो गई, इसलिए ताकि आपको कहा गया कि आप अपना प्रोग्राम बंद करें। ये पहली दफ़ा है जब पाकिस्तान की आवाम को ये पता चला कि अमेरिका ने अब प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद किया जाए। रोल बैक, कैप एंड रोल बैक योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसके 3 पहलू थे। पहले कहते थे कि इसको फ्रीज़ कर दो, डेवलपमेंट बंद कर दो। अगली स्टेज ये कि पीछे हटो, इसको रोल बैक करो। और फिर फाइनली ये कि जो आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको फ्रीज़ कर दो। तो फ्रीज़, रोल बैक एंड डिसमेंटल योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा एंटी अमेरिकनिज़म बढ़नी शुरू हो गई यहाँ। वो जो पहले बड़ा प्यार था अमेरिका के साथ, हथियार आ रहे थे, इकट्ठी जंगें लड़ी जा रही थी, सब कुछ हो रहा था, वो सब ख़त्म हो गया। आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर पाकिस्तानी खिलाफ हो गए अमेरिका के। मैं बड़ी विविडली रिकॉल करता हूँ कि ये कैसे ये तब्दीली आनी शुरू हो गई। नौजवान तबका जो था, ख़बरें आनी शुरू हो गई थी, मीडिया आज़ाद हो चुका था पहले से। अयूब खान के ज़माने में तो बिल्कुल कोई आज़ादी नहीं थी, मगर जमहूरियत के ज़माने में आज़ादी आनी शुरू हो गई, बातें डिस्कस शुरू हो गई।
तो और दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एंटी अमेरिकनिज्म इन पाकिस्तान इन दी क्वेश्चन ऑन द न्यूक्लियर इशू। और उसके बाद तो खैर और फिर सारी 90 की दिहाई जो थी वो सैंक्शंस लगे रहे आपके ऊपर। 96 में जाके बड़ी मुश्किल से थोड़े से सैंक्शंस ख़त्म हुए, मगर फिर 98 में आपने देखा मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया ने बीजेपी पार्टी आ गई और इंडिया ने आके टेस्टिंग कर दी अपने न्यूक्लियर वेपन की। तो पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का बड़ा प्रेशर था। उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, उन्होंने नवाज शरीफ को फ़ोन किया और कहा कि आप टेस्ट मत करें, इसको बहुत बड़ी गलती होगी, सारी वेस्टर्न आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। हमने यहाँ से जवाब ये दिया कि कैसे हो सकता है कि वो करे और हम ना करें, ये तो बहुत बड़ी हमाकत होगी, हमारी आवाम हमें कभी नहीं माफ़ करेगी। आवाम उस वक्त सुन रही थी, देख रही थी किस तरीके से अमेरिका का प्रेशर पड़ रहा है और आवाम और भी एंटी अमेरिकन हो रही थी। फिर नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, हम टेस्ट करेंगे। अमेरिका पैसे देता है, नहीं देता, बंद करता है, बंद करें, हम घास खाएंगे मगर हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो मियाँ साहब ने फिर जैसे कहना कौड़ा कुट करके तो न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। इंडिया ने 5 किए, आपने 6 किए। हमने कहा ऐ देखो। तो उसके ज़ाहिर है कि मियाँ साहब की बहुत गुड्डी उड़ गई घर में, मगर कहीं और गुड्डी जो थी वो नहीं उड़ी और वो कट गई। और मियाँ साहब को फिर बुलाया उन्होंने अमेरिका और लेक्चर दिया और मियाँ साहब भी कहा नहीं सॉरी, ये तो होना ही था, अगर इंडिया करेगा तो फिर हम भी करेंगे। तो फिर 99 में मियाँ साहब की यहाँ तो एंटी अमेरिकनिज्म चल रही थी। 99 में मियाँ साहब की लड़ाई झगड़े हो गए जनरल मुशर्रफ के साथ कारगिल के ऊपर, और जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया। जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक़्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट बुश, उसको किसी ने पूछा कि ये पाकिस्तान में जो ये जर्नैल आ गया है इसको आप जानते हैं? उसने कहा उसका क्या नाम है? ये एक कहानी है, पता नहीं सच है या झूठ है, मगर इसका मतलब इस कहानी का ये है कि कि उनको पाकिस्तान में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था और पाकिस्तान एंटी अमेरिका हुआ था बहुत। मगर ये हुआ कि फिर 99 में मुशर्रफ साहब आ गए, पॉकेट्स खाली थी, अमेरिकन एड आ नहीं रही थी, धेला नहीं था, IMF नहीं था, कोई कुछ नहीं था और समझ नहीं आ रही थी करेंगे हम क्या। और उस वक़्त फिर एक नया राउंड शुरू हो गया और अमेरिका वापस पाकिस्तान आ गया। और वो नया राउंड ये था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो करज़ई की हुकूमत थी, जो प्रो अमेरिकन हुकूमत थी, उसके ख़िलाफ़ एक जंग शुरू हो गई तालिबान की, अफ़गान तालिबान की। और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई कि अब ये करज़ई हुकूमत को सपोर्ट करना है और तालिबान के ख़िलाफ़ बहास बनानी है। पाकिस्तान ने तालिबान को पाकिस्तानी इलाकों के अंदर आने दिया और वहाँ वो घुस बैठिए। वहाँ से उन्होंने फिर अपनी जदोजहद करज़ई और उस वक्त की प्रो अमेरिकन रजीम के ख़िलाफ़ शुरू कर दी और अमेरिका ने फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती फिर कर ली। और मुशर्रफ के ज़माने में $20 बिलियन अमेरिका ने दिए पाकिस्तान को कि आप तालिबान की सपोर्ट ना करें। और फ्रॉम टाइम टू टाइम पाकिस्तान तालिबान को क्रैकडाउन करता था, एक तरफ उनकी इमदाद भी कर रहा था और एक तरफ अमेरिका को भी खुश कर रहा था। पाकिस्तान तालिबान को इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इस्लामिक रजीम अगर वहाँ हो तो वो बेहतर होगा फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, या ये नहीं कि कोई लेफ्टिस्ट या प्रो रशिया या प्रो अमेरिकन रजीम वहाँ हो। मगर तारीख़ ने हमें बताया कि हमसे बड़े गलत फ़ैसले हुए, आज वो हमारे गले फैसले पड़े हुए हैं। अगर अफ़गानिस्तान स्टेबल होता और न्यूट्रल होता तो शायद ये जो टेररिज्म चल रही है यहाँ जो अफ़गानिस्तान से आ रही है ये शायद ना होती। बहरहाल वो अलग एक सब्जेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ तक ला रहा हूँ कि फिर से प्रो अमेरिकन एक पॉलिसी पाकिस्तान की जो थी वो आनी शुरू हो गई। मगर जैसे ही तालिबान ने सीज़ किया अफ़गानिस्तान तो फिर उसके बाद अमेरिका जब यहाँ से गया तो इमरान खान साहब का दौर था। खान साहब ने जज्बे में आके ये कह दिया कि अफ़गानों ने ग़ुलामी जो है उसके ख़िलाफ़ इनकलाब ले आए हैं। ग़ुलामी तो अमरीकनों की थी, तो ये ज़ाहिर है ये बात उनको पसंद नहीं आई अमरीकनों को, तो उन्होंने सोचा ए बंदा भी ठीक नहीं है तो इसके साथ भी देखना पड़ेगा। मगर वही हुआ ये कि खान साहब जो थे वो फिर अमेरिका चले गए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती शोस्ती लगाने की कोशिश की और जब खान साहब वापस आए वहाँ से
तो कहने लगे कि मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका और पाकिस्तान की वही दोस्ती है जैसे और मुझे इतनी खुशी है, उतनी खुशी है जितनी कि मुझे खुशी थी जब मैंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। तो हमारी अमेरिका के साथ अब बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। उन्हें क्या पता था कि अमेरिका दोस्ती नहीं लग करता किसी के साथ, अमेरिका के अपने मफाद में जो काम होता है वो करता है, और जब आप उनके मफाद के ख़िलाफ़ जाते हैं तो अमेरिका आपके ख़िलाफ़ हो जाता है। तो उस वक़्त फिर ये खान साहब की जो पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर एक तो वो आपने देखा कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो खान साहब उठ के रशिया चले गए, वो बड़ी तकलीफ़ हुई अमेरिका को, क्या कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने वो बयान भी दे दिया था ग़ुलामी वाला। तो अमेरिका थोड़ा दूर हो गया खान साहब से और उनको तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। ये नहीं कि उन्होंने कू करवाया इस मुल्क में, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा होगा कि हम खुश नहीं हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ, या आपकी जो पॉलिसीज़ है इस वक्त, आपको चाहिए हमें सपोर्ट करें, वेस्ट को सपोर्ट करें, और आप इस वक्त चाइना के गोद में बैठे हुए हैं और हमारा चाइना के साथ प्रॉब्लम बन रहा है, और उधर हमारा रूस के साथ प्रॉब्लम है और आपका प्राइम मिनिस्टर रूस जा रहा है, ये हो क्या रहा है। तो यहाँ एंटी अमेरिकनिज़म दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, बिकॉज अमेरिका की जो हैवी हैंडेड हैमर टैक्टिक्स थे वो आवाम तक पहुंच रहे थे, सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका था, और अमेरिका की जहाँ जहाँ रेजीम चेंज दुनिया में हुई वो कहानियाँ अब आने शुरू हो गई कि अमेरिका में हाइटी में ये करवाया, हमें अमेरिका ने चिली में ये करवाया, अमेरिका ने ईरान में क्या करवाया था 1950s में या 60s एंड सो ऑन। तो वो सारी बातें जो थी अब तालीम के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम तक आनी शुरू हो गई थी। सो दैट इज़ वाई देयर हैज़ बीन एंटी अमेरिकनिज़म इन दिस कंट्री, जो अभी भी रह गई है। आखिरी स्टेज ये आई इस्लामोफोबिया की, और इस्लामोफोबिया की वजह से जिसकी निशानदेही इमरान खान ने भी की और लोगों ने भी की कि वेस्टर्न जो एंटी इस्लाम जो सेंटिमेंट वहाँ डेवलप हुआ है, उसकी वजह से भी पाकिस्तानी एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिका हो चुके हैं। ठीक है, ये है पाक अमेरिका ताल्लुकात की तारीख़, और इसमें हमें ज़्यादा दिखाई देता है कि अमेरिका ने अपने नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे, और पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को बजाय इमदाद के धोखेबाज करार दिया गया। लेकिन अब आगे जाके इन ताल्लुकात की नौइयत क्या होगी, ये भी आने वाला वक्त साबित करेगा। और अब वापस आएंगे आपके मज़ीद सवालों के साथ। शो में साथ देने का शुक्रिया। जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारे एक नाजिर हैं मोहम्मद खान साहब सिंध से, उन्होंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था जो मैं आप पुट कर देती हूँ कि 1998 में सिट साहब जब पाकिस्तान ने धमाके किए तभी इंडिया ने भी पोखरान में धमाके किए थे, तो क्या भारत को भी इसी नौइयत की पाबंदी और सख्तियों का सामना अमेरिका की तरफ से करना पड़ा या सिर्फ पाकिस्तान के लिए था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ, और रिपोर्टिंग है कि इंडिया पोखरान के अंदर 2-3 साल से 1995, 96 ऑन 6, 97 ऑनवर्ड्स इंडिया तैयारी कर रहा था फॉर अ न्यूक्लियर टेस्ट। मगर उस वक़्त की जो इंडियन हुकूमत थी वो खौफज़दा थी कि इंडिया का जो सारा स्टांस था ऑफ अ पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम, और आपको याद होगा इंडिया बहुत अपना सेक्युलर इंडिया का बहुत इमेज था, पीसफुल सेक्युलर इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धिस्ट, द लैंड ऑफ जैन्स, बड़ी हिंदू रिलीजन, बड़ी पीसफुल रिलीजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इसकी वजह से वो सोचते थे कि टेस्ट कर लें, फिर सोचते थे कि नहीं हमने नहीं करना, फ़ायदा क्या, ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट इन टेस्टिंग, हम कोई कंपटीशन में तो नहीं है विद द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ये कांग्रेस की ये पोजीशन थी और बीजेपी की भी यही पोजीशन थी। मगर फिर बीजेपी के अंदर आरएसएस वगैरह का बड़ा प्रेशर बाउंड होना शुरू हो गया, और जैसे ही बीजेपी की 1998 के अंदर नई इलेक्शन हुई तो उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, और वो जो नया लीडर आया है उस वक्त वाजपेयी साहब वाज द न्यू लीडर, और बहुत प्रेशर था फ्रॉम द राइट विंग ऑफ द बीजेपी। तो बीजेपी ने ये फैसला किया कि अब कम वॉट एवर हैपन्स हमें अब न्यूक्लियर टेस्ट करना ही करना है। वो जाहिर है, वो आपको पता है उनका तो फ़लसफ़ा ये था ना, हिंदू सिविलाइजेशन, उनका फ़लसफ़ा ये था कि एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उनके पास बम है, एक कम्युनिस्ट सिविलाइजेशन है, उनके पास बम है, एक कॉन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन है चाइनीज़, उनके पास भी बम है। ये 3 बहुत बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, उनके पास बम है। तो इंडिया का ये कहना था कि देयर इज़ अ क्रिश्चियन बम, और ये भी पता था कि इज़राइल के पास बम है, वो टेस्ट नहीं किया मगर बम है।
So there is a Christian bomb, there is a communist bomb, there is a Jewish bomb, and then there is a Chinese bomb, civilizations. और ईरान जो है वो भी बनाना चाह रहा है एज अ ग्रेट सिविलाइजेशन। तो हिंदुस्तान तो इज इट्स सिविलाइजेशन, तो हमारा भी एक सिविलाइजेशनल बॉम्ब होना चाहिए, बिकॉज वी आर अ ग्रेट सिविलाइजेशन और वो वी आर अ हिंदू सिविलाइजेशन। तो ये सोच उस वक्त बननी शुरू हो गई थी। अब तो खैर 100% सारा 70% 80% इंडिया जो है इसी सोच का को सोचता है, ऐसे ही सोचता है। मगर उस वक्त ये डेवलप हो रही थी ये थीम ऑफ सिविलाइजेशंस। तो उस वक्त बीजेपी ने ये फैसला किया कि हमने टेस्टिंग करनी है। अब मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसे है कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इटली के अंदर, जिसमें इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन रिलेशंस के ऊपर वो कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में एक दो जर्नैल पाकिस्तान की तरफ से, एक दो जर्नैल इंडिया की तरफ से रिटायर्ड, 2-3 जर्नलिस्ट्स पाकिस्तान की तरफ से, 2-3 जर्नलिस्ट्स इंडिया की तरफ से, एक आध थिंक टैंक से इधर से, एक आध थिंक टैंक से उधर से, 8-10 लोग इटली में मिले इस कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका खादिम भी इनवाइट हुआ था। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कशन जब छिड़ी तो ये सवाल खड़ा हो गया कि जी, जिसमें मैंने ये सवाल किया अपने इंडियन दोस्तों के साथ, और वहाँ अमेरिकन भी थे जाके जो करवा रहे थे ये कॉन्फ्रेंस, कि मैंने कहा मेरा ख्याल है कि इंडिया अब टेस्ट करेगा एक न्यूक्लियर वेपन। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया टेस्ट करता है न्यूक्लियर वेपन तो आप लोगों का क्या ख्याल है, पाकिस्तान को भी टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये सवाल मैंने खड़ा कर दिया। उसके ऊपर जो इंडिया से जो एक दो सहाफ़ी थे दे गॉट वेरी अपसेट। अब मुझे आज तक याद है, मैं नाम नहीं लूँगा सहाफ़ी का, कहने लगे यार सेठी, हर दफ़ा कोई ऊँट पोखरान में इधर उधर होता है तो आप लोग शुरू हो जाते हैं कि हम टेस्ट करने लगे हैं। तो ऐसी तो सोच है ही कोई नहीं, बात सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करे। और ये सारा ड्रामा है, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है कि अमेरिकन सैटेलाइट्स ने देखा है कि वहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये आप लोग सारा ड्रामाबाज हैं आप लोग, और पता नहीं कहाँ से आप ये ले आते हैं खबरें, इट्स नॉनसेंस। उससे बड़ी सख्ती के साथ शट अप कॉल दे दी। तो आप समझे कि उसके बाद फिर सब ने कहा कि नहीं देखे ना सेठी साहब, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, कोई ऐसी एविडेंस तो है नहीं कि ये होने जा रहा है। मैं डट गया, मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है, मेरा एनालिसिस कर रहा है कि इंडिया बीजेपी ये करेगी। तो मेरा सवाल रेलेवेंट है, चले आप ये, मैं ये बात छेड़ते ऐसे नहीं है और दे कि अगर इंडिया ने किया तो फिर हमें क्या करना चाहिए। चलो आप ऐसे कर दें। मैं नहीं कहता कि वो करने लगे और हम क्या करें, मैं कहता हूँ अगर वो करते हैं तो आप। बहरहाल जी वो डिबेट उन्होंने नहीं की एंड वी ब्रोक फॉर लंच। अच्छा। लंच के दौरान इंटरनेशनल हेडलाइंस आई कि इंडिया ने पोखरान के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए। अब तो वहाँ पर कुछ ऐसा आप सोचे कि एक घंटा पहले लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मुझे गालियाँ पड़ रही थी कि आपने ऐसा सवाल क्यों किया, और 1 घंटे के बाद पता लगा कि वहाँ तो टेस्ट हो गया, अभी हुआ है। वो आपको भरपूर तरीके से रद्द कर रहे थे। तो मुझे रद्द कर रहे थे, तो बस वो कॉन्फ्रेंस ही ख़त्म हो गई, क्योंकि इंडियंस ने तो फ़ौरन उठे वहाँ से और भागे कि जी इससे बड़ी खबर तो है कोई नहीं, हम सब जा रहे हैं, हमारे अखबार है, हमारा ये है। सारे उठ के भागे वहाँ से इटली से, और वो जनाब कि जी हमने पहुँचना है वहाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल ऑफ हो गई। अब बात ये है कि क्या मैं इतना ब्रिलियंट था कि मेरी एनालिसिस ने मुझे ये बताया कि कुछ होने जा रहा है, या शायद मेरी कोई चिड़िया की खबर भी होगी। बात उन्होंने तो यही समझा। तो उनको पता नहीं था कि मेरे पास चिड़िया भी है। तो मुझे चिड़िया ने कोई खबर दे दी थी कि ये सवाल ज़रूर पूछना वहाँ जाके, क्योंकि हमारा ख्याल है कि वहाँ टेस्टिंग शुरू हो गई है। और जिस चिड़िया ने ये खबर लेके आई, उसने ये भी कहा कि अमरीकनों ने हमें कह दिया है कि शायद इंडिया ये करे, और मगर अगर उसने किया तो आपने नहीं करना। तो मुझे ये कहा गया कि आप इस कॉन्फ्रेंस में ज़रा बात छेड़िएगा। अच्छा। कुछ जवाब तो हमें मिले। हमें शक है कि इंडिया करेगा, हमें अमरीकनों ने कहा है कि अगर इंडिया ने कहा आपने कुछ नहीं करना। इसका मतलब है अमेरिका को भी शक था। ठीक। तो बात ये है कि ये इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया
तो अमेरिकनों को पता था, अमेरिकन उसको रोक नहीं सके। उसकी वजह एक थी कि इंडिया अमेरिका से कोई पैसे नहीं लेता था, इंडिया अमेरिका से कोई हथियार नहीं लेता था, इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट नहीं करता था उतना। इंडिया की कोई डिपेंडेंस नहीं थी ऑन अमेरिका। अमेरिका के पास कोई लीवर्स नहीं थे इंडिया को टाइट करने के लिए, स्क्रूज। सिर्फ एक मॉरल आर्ग्यूमेंट ही थी। और इंडिया दिन ब दिन बड़ा मुल्क होता जा रहा था। पाकिस्तान पीछे रह गया, इंडिया बढ़ रहा था, अपने पाँव पे खड़ा था। और अब एक नई जमात रेडिकल इंडियन नेशनलिज्म उभर रही थी। और इंडियंस जो अमेरिका में भी थे उसके सपोर्टर्स थे। बहुत बड़ी एक लॉबी अमेरिका में भी बन रही थी बीजेपी की। ठीक। तो इसलिए अमेरिका कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इंडिया। इस वक्त उस वक्त में अमेरिका ने सोचा पाकिस्तान को रोका जाए, कोशिश की, जिसके मैंने पहले आपको समझाया। तो वो कामयाब नहीं रहे। हमने भी कहा हमने करना है, वी लीड क्रॉस, मियां साहब ने कहा नहीं तो करना ही करना है। उस वक्त बहुत सी आवाज़ें थीं जो कह रहे थे कि मत करें, अच्छा, कि मत टेस्ट करें, सोच लें। और क्लिंटन ने इनको 3, 4, 5, 6 अरब डॉलर का भी वादा किया था कि अगर आप नहीं करते तो हम आपका ख्याल करेंगे। मगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मियां साहब की पार्टी, इनका ये फ़ैसला था कि हमने करना है, इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है कोई। तो वो दिन है और आज का दिन है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से इंडिया की जो एग्रेसिव इंस्टिंक्ट्स हैं अबाउट पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये धमकी वो धमकी, वो धमकी रह जाती है, कुछ नहीं होता। बिकॉज हमने एक मुआहदे से इनकार कर दिया साइन करने। वो मुआहदा ये है कि सारी दुनिया कहती है और इंडिया ने भी ये कहा है कि इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। इसे कहते हैं नो फर्स्ट स्ट्राइक। पाकिस्तान को कहा गया आप भी कह दें कि ये साइन कर दें ये ट्रीटी, कि आप पहले मुल्क नहीं होंगे जो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे अगर आपको जंग हो जाती है इंडिया के साथ। पाकिस्तान ने कहा हम नहीं साइन करेंगे, बिकॉज हमारे पास एक ही डिटेरेंस है और वो ये है, अगर कल हमको पता चलता है कि इंडिया की फ़ौज जो कि 4 गुना ज़्यादा है हमसे, और वो अगर आ जाती है, हमारी जंग छिड़ जाती है और वो हमें लगता है कि पाकिस्तान को तोड़ने लगे हैं, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम करेंगे। ठीक, ये है हमारा डिटेरेंस। अब उसके बाद पाकिस्तान ने अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लिए हैं कि अगर इंडिया की आर्मी जो है पाकिस्तान के अंदर आ जाए, डेजर्ट के अंदर, या कराची लाहौर का रास्ता काटने की कोशिश करे, तो वी मे बी थ्रेटनिंग टू यूज़ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। कि हमने इंडिया के ऊपर नहीं किए, इंडियन आर्मी इनसाइड पाकिस्तान के ऊपर हम कर सकते हैं। तो वो टैक्टिकल वेपन्स बना लिए गए हैं। और मेरा ख्याल है दैट इज़ व्हाट इज़ वाई अब इंडिया पाकिस्तान का वॉर नहीं होता। बिल्कुल। एंड आई थिंक द न्यूक्लियर डिटेरेंस इज इट्स प्लेस। और ये तब की तवाज़न कायम रखे हुए है। सूरत हाल में अमेरिका के ताल्लुकात इस खित्ते के दो पाकिस्तान और भारत के साथ तफावत का शिकार कैसे रहे, आपने इन डिटेल जाना। एक और प्रोग्राम होगा जो सिर्फ मुख्तस होगा, आपके सवालों पर ही मबनी होगा, सीरीज़ होगी आपके सवालों की। तब तक के लिए हमें इजाज़त है।